नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सब की हम चर्चा करते हैं। साथ के साथ इन फ्यूचर में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के लिए जो है वो हम चर्चा करते हैं। आज की हमारी क्लास रहेगी दोस्तों 255 नंबर की, दैट इज कॉल्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, कि इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाता है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ की दिक्कत आती है, किस तरीके से जो है वो हमारे पास में इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाएगा, इन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छे तरीके से जो है वो इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं और देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि इस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों इंक्रीज आईसीपी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर तरीके से। इसकी डेफिनेशन से लेके, इसकी इटियोलॉजी से लेके, देन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सब जगह से जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो, चाहे वो सर्जिकल मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, हर जगह से हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारे पास में इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, इसके बारे में 2-3 चीज़ें आएगी। जैसे सीएसएफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन आएगा, तो सीएसएफ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर सीएसएफ लंबर पंचर हमारे पास में काफ़ी बार हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में मैंने सीएसएफ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। जब हम लंबर पंचर करते हैं उसमें मैंने सीएसएफ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि किस तरीके से, कहाँ से जो है वो हमारे पास में ये चीज़ें सीक्रेट होती है। तो ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हमने जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। हमारे पास में बेसिकली जो है वो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो सीएसएफ की वजह से भी हो सकता है, जो ब्लड की वजह से भी हो सकता है, जो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी तक आपके दिमाग में यही था कि इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि सीएसएफ इंक्रीज हो जाना। दोस्तों सीएसएफ एक पार्ट है, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट है जिसमें सीएसएफ इंक्रीज होता है तो भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आईसीपी जो है वो हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मैं जो है वो आईसीपी से जो है बार बार कहूंगा, तो ये चीज ध्यान रखना। टॉपिक हमारे पास में इंट्राक्रैनियल प्रेशर था, जिसमें हमारे पास में डिजीज रहेगी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हर जगह से हर लाइन से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अच्छे तरीके से इत्मीनान से पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर में जो है वो गलत ना हो सके। और जहां कहीं पे भी क्वेश्चन बनता है या इन फ्यूचर में आ सकता है, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट आपको जो है वो लिखवाई देता हूं। ठीक है, तो चलते हैं, अच्छे तरीके से कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसको हम फिनिश करते हैं, देन उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन, कि ये जो हमारे पास में इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो क्या चीज है, या इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो क्या चीज है, किस चीज से बनता है, ये सारी चीजें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको ये चीज जो है वो दिखाना चाहूंगा। देखो, आप पूरी चीज जो है ऊपर वाली चीज को जो है वो याद मत रखिए, एक बार सिर्फ नीचे वाली चीज को जो है वो याद रखिए। ये जो चीज है इसको देखिए, बाकी डेफिनेशन जो है वो सारी चीज समझ में आ जाएगी। यहां पे हमारे पास में नॉर्मल जो है वो आईसीपी है। क्या है दोस्तों? नॉर्मल जो है वो हमारे पास में इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी हम आईसीपी से कहेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। यहां पे हमारे पास में नॉर्मल आईसीपी है। नॉर्मल आईसीपी में देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर वाला दिख रहा है, ये इसने डिनोट कर रखा है सीएसएफ, यानी कि ये जो ब्लू कलर वाला है ये है हमारे पास में सीएसएफ। और ये जो आपके पास में रेड कलर वाली जो चीजें हैं ये है हमारे पास में दोस्तों ब्लड वॉल्यूम या ब्लड, सीधा सा। ठीक है, और ये जो नीचे आपके पास में ये चीज जो देख रहे हो ये है हमारे पास में ब्रेन टिश्यू। ठीक है, ये है हमारे पास में ब्रेन टिश्यू। क्लियर है? तीनों चीजें होगी। तो यहां पे देखिए ये ऊपर वाला जो है वो हमारे पास में बोन आ गई, यानी कि स्कल आ गई। उसके बाद में हमारे पास में ये चीज हो गई हमारे पास में सीएसएफ, ये चीज हो गई हमारे पास में ब्लड, और ये चीज हो गई हमारे पास में ब्रेन
टिश्यू, ये तीनों एक नॉर्मल कंडीशन में है। अब देखो पहली इमेज में आप देखोगे तो पाओगे कि यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास में स्पॉट था ब्लड वाला, ये जो स्पॉट देख रहे हो ये इतना सा था, यहाँ पे ये इतना बड़ा हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं से कोई ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, कोई हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। सेकेंड वाली आप चीज देख रहे हो, वहां पे क्या हुआ है, ये देखो ब्लू कलर वाला ये इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। यहां पे देखिए ये ब्लू कलर वाला जो है वो इंक्रीज हो चुका है, मतलब CSF इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो इमेज में देखिए, यहां पे ब्रेन टिश्यू इंक्रीज हो चुके हैं। ये देखिए आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए ये हमारे पास में ब्रेन टिश्यू जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। ये लो, ये ब्रेन टिश्यू। अब कहने का तात्पर्य है कि चाहे हमारे पास में ब्लड की वॉल्यूम बढ़े या फिर हमारे पास में CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसकी वॉल्यूम बढ़े, या जो है वो हमारे पास में ब्रेन टिश्यू की जो है वो वॉल्यूम बढ़े, किसी भी चीज की वॉल्यूम बढ़े, तीनों में हमारे पास में चाहे ब्लड हो, चाहे CSF हो, चाहे ब्रेन टिश्यू हो, इनमें अगर इनमें किसी भी चीज की वॉल्यूम बढ़ती है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। इसके लिए जो है वो एक मेथड भी दिया था, अभी आएगा हमारे पास में कैलो-मोनेरो मेथड्स, उसको हम पढ़ेंगे। उस मेथड्स के माध्यम से भी बताया था कि ब्रेन का जो पार्ट होता है, ब्रेन जो चीजें हैं कौन कौन सा, ब्लड, CSF और ब्रेन टिश्यू, ये कांस्टेंट अमाउंट में होते हैं, ठीक है। यानी कि तीनों जो है वो एक फिक्स अमाउंट में होती है। अब अगर मान के चले ब्रेन टिश्यू बढ़ रहा है तो किसी न किसी चीज को कम होना ही पड़ेगा, चाहे CSF को कम होना पड़े, चाहे ब्लड को कम होना पड़े, किसी न किसी चीज को कम होना पड़ेगा। मान के चलिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर या तो CSF को कम होना पड़े या ब्रेन टिश्यू को कम होना पड़े, एक चीज को जो है वो कम होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये यूं समझिए कि एक पात्र है जिसमें ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। उन तीनों में जो है वो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज को कम होना ही पड़ेगा, कंपनसेट करना ही पड़ेगा। अगर कंपनसेट नहीं करते तो फिर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा। तो अगर ब्रेन टिश्यू में कोई दिक्कत आती है, कंपनसेट नहीं होता है, तो भी ICP हो सकता है। अगर CSF बढ़ता है फिर कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं होती है, ठीक है, कोई भी ब्रेन टिश्यू या ब्लड अपने आप को कम नहीं करता है, तो भी हमारे पास में ICP हो सकता है। या फिर अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, CSF ब्रेन कोई भी डिक्रीज होने के लिए तैयार नहीं है, तो भी ICP हो सकता है। आई थिंक सारी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आएगा हमारे पास में बड़ा ही मजा इसको पढ़ने में। तो देखो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द कंटेंट ऑफ द स्कल। स्कल के जो कंटेंट है उसमें जो है वो हमारे पास में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो क्या है, ये एक प्रेशर है जो कि हमारे पास में एक्सक्रीटेड होता है बाय की कंटेंट। कौन कौन से कंटेंट है ध्यान से समझिएगा, ब्रेन टिश्यू, ब्लड एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, विद इन द रिज्ड क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर एक फिक्स जगह है भाई, क्रेनियम ये है पूरी अच्छे तरीके से ढकी हुई है, पूरी स्कल बना हुआ है। अब ये फेल तो नहीं सकती, मान लो यहां पे स्वेलिंग हुई तो ये स्किन फेल जाती है और ये आगे बढ़ जाती है, ठीक है, यहां तक तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए यहां ब्रेन, ये क्रेनियम, ये तो फिक्स है ना, ये तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी कंटेंट में, कौन कौन से, या तो ब्रेन टिश्यू में या ब्लड में या CSF में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, किसी भी चीज में अगर कोई भी कंटेंट बढ़ता है, ठीक है, क्रेनियम के अंदर, उसको हम कहते हैं इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हाँ, कोई भी चीज बढ़ती है तो उसके बाद कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलती है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलती है तो वो कोई भी चीज घटने को तैयार होती है। जैसे ब्रेन टिश्यू बढ़ा तो ब्लड और CSF घटेंगे, अगर CSF बढ़ा तो फिर ब्लड और ब्रेन टिश्यू घटेंगे। तो घटेंगे तब तक तो ठीक है, तब तक तो ICP नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज घटने को तैयार नहीं है या बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ICP कितना होता है, नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो कितना होता है। तो नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो 5 to 15 mm ऑफ Hg इन एडल्ट होता है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि सर ये इतनी बड़ी रेंज क्यों, 5 to 15 क्यों, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पास में ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो हमारे पास में हर चीज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम कहें सुपाइन पोजीशन की बात करें तो सुपाइन पोजीशन में कम होता है, ठीक है। अगर हम सिटिंग पोजीशन की बात करें
तो हमारे पास में इंक्रीज होता है। देन अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें तो उसमें हमारे पास में ये और ज़्यादा इंक्रीज होता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारे पास में 5 से 15 mmHg की रेंज में आ जाता है। जैसे मैं कहूँ सुपाइन पोजीशन में तो 5 से 8 mmHg हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें सिटिंग पोजीशन में तो हमारे पास में जो है वो 8 से दैट इज कॉल्ड 11 या 12 mmHg हो जाएगा। अगर हम स्टैंडिंग की बात करें तो 12 से 15 mmHg हो जाएगा। कुल मिला के आएगा वही रेंज। नॉर्मल आईसीपी हो गया 5 to 15 mm ऑफ Hg एडल्ट के अंदर होता है। अब आईसीपी किसको बोलेंगे, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसको बोलेंगे, अगर ये हमारे पास में प्रेशर जो है वो मोर देन 20 या 25 mmHg से ज्यादा हो जाए, ठीक है, यानी कि मोर देन आईसीपी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर मोर देन 20 to 25 mmHg हो जाए, कंसिडर्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन एंड रिक्वायर्ड अर्जेंट इंटरवेंशन। अगर हमारे पास में इंट्राक्रेनियल प्रेशर 20 to 25 mmHg से ज्यादा हो जाएगा तब हम उसको कहेंगे आईसीपी, वही कहेंगे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन होगी। अब समझ में आ गया इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, तो या तो सीएसएफ हो या फिर हमारे पास ब्रेन टिश्यू हो या ब्लड हो, किसी भी चीज की वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो ये चीज आ जाएगा। अब देखो एक हमारे पास में चीज दी गई है, यानी कि मोनेरो काइली डिकोर्टिसन जो है वो एक फॉर्मूला दिया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है, फिर पहले मैं इसकी जो है वो हिस्ट्री बता देता हूं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर मोनेरो, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारे पास में अलेक्जेंडर मोनेरो, ठीक है। अलेक्जेंडर मोनेरो ने जो है वो 1783 के अंदर एक टर्म्स दी थी, हाइपोथेसिस दिया था। एक्चुअली इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। अब हाइपोथेसिस क्या होता है आपको पता ही है दोस्तों, हाइपोथेसिस होता है हमारे पास में कि एक्सपेक्टेड आउटकम, कि ऐसा चीज हो सकती है। जैसे मैं आपको कहूं हाइपोथेसिस भी मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे मान के चलिए बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, वनडे मैच है, तो आप क्या कहोगे कौन जीतेगा, तो हम हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, ठीक है, कि यार इंडिया जो है वो जीतेगी। क्यों, क्योंकि भाई इंडिया की जो है वो बैटिंग लाइनअप अच्छी है, बैट जो है वो बॉलिंग अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुकी है, तो वो जीतेगी। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही जीतेगी, ये तो बिल्कुल कतई नहीं है कि बांग्लादेश कभी जीत ही नहीं सकती, जीत सकती है, लेकिन हमारे पास में हाइपोथेसिस क्या कहलाता है कि ऐसा हो सकता है। वही हाइपोथेसिस सबसे पहले अलेक्जेंडर मोनेरो ने 1783 में जो है वो दिया था, और उन्होंने ये चीज दिया था कि जो हमारे पास में क्रेनियल कैविटी के अंदर जो हमारे पास में कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट कौन कौन से थे, इन्होंने दिया था कि ब्रेन टिश्यू होता है, ठीक है, ब्लड होता है और सीएसएफ होता है, और ये अपने एक फिक्स कंपोनेंट में होते हैं, राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में अलेक्जेंडर मोनेरो। उसके बाद कुछ सालों के बाद में एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था हमारे पास में जॉर्ज कायली, ठीक है, एक साइंटिस्ट होते जिनका नाम था जॉर्ज कायली, ठीक है। जॉर्ज कायली ने जो है वो इस हाइपोथेसिस को प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि ऐसा बिल्कुल सही है कि हमारे क्रेनियम कैविटी में एक फिक्स कंटेंट कंपोनेंट होते हैं, जिसमें तीन चीजें होती है, ब्रेन टिश्यू होता है 80%, ब्लड होता है 10% और सीएसएफ होता है अप्रोक्सीमेटली 10%। ये जो साइन देख रहे हो ये होता है अप्रोक्सीमेटली, तो ऐसा नहीं कि ये 10% ही होगा, ठीक है, 10 to 13 हो सकता है, देन 10 to 15 हो सकता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली थी। तो जॉर्ज कायली ने जो है वो प्रूफ कर दिया, और प्रूफ करने के बाद में इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिए थे, अलेक्जेंडर मोनेरो ने हाइपोथेसिस दिए थे कि ऐसा होता है, उसको प्रूफ कर दिया कि नहीं ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके आधार पे एक जो है वो हमारे पास में डेकोरेटिन दिया था, और जिनमें जो है वो दोनों नाम लिए गए, यहां से मोनेरो लिया गया और यहां से जो है वो हमारे पास में कायली लिया गया, दोनों के सरनेम लिए गए और फिर बनाया हमारे पास में मोनेरो कायली डिकोर्टिन। इन्होंने दिया था कि क्रेनियम कैविटी इज रिजिड स्ट्रक्चर कंटेनिंग 3 कंपोनेंट। उन्होंने कहा था क्रेनियम जो है वो हमारे पास में क्रेनियम कैविटी है, उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट में जो है वो 3 कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब 3 कंपोनेंट कौन कौन से, ब्रेन टिश्यू वो अप्रोक्सीमेटली 80% होता है, ब्लड दैट इज 10% होता है अप्रोक्सीमेटली, और सीएसएफ जो है वो 10% होता है। अब इनमें से, ठीक है, अब इनमें से अगर एक भी चीज की चीज बढ़ती है,
तो दूसरी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। अगर कंपनसेट फेल हो गया, ठीक है, तो फिर आईसीपी हो जाएगा। समझ में आ गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे मान के चलिए कि सीएसएफ जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो गया किसी भी कारणवश, मान के चलिए कि वहां पे जो है हमारे पास वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या जो डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या उसका सीक्रेशन ही ज्यादा हो गया, या इसका एब्जॉर्बेशन नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। सीएसएफ के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है, इसलिए अब ज्यादा डिटेल में जो है वो हम नहीं जाएंगे, इसलिए मैं कोई भी लेयर यहाँ पे नहीं बता रहा हूं कि ड्यूरल लेयर क्या होती है, सब एरिचुनेट क्या होता है, ये कुछ भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है वहां पे डिस्कशन कर लिया है। तो सीएसएफ जो है वो हमारे पास में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो किसी कारणवश बढ़ जाता है, तो या तो ब्रेन टिश्यू जो है वो अपने आप को डिक्रीज करता है, ठीक है, या ब्लड वॉल्यूम जो है वो अपने आप को डिक्रीज करता है और कंपनसेट करने की कोशिश करता है। अगर कंपनसेट कर देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कंपनसेट फेल हो जाता है तो फिर आईसीपी हो जाता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो हो जाता है। तो वही चीज देखो, इफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट इज इंक्रीज देन अदर मस्ट बी डिक्रीज टू मेंटेन नॉर्मल आईसीपी। अगर एक चीज, इनमें से कोई एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी वाली चीज जो है वो डिक्रीज होती है और इसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। बट इफ कंपनसेशन फेल, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो हो जाता है, या आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, आईसीपी होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसको भी हम आईसीपी कहते हैं, लेकिन मैं यहां पे जो है वो आईसीपी बोल रहा हूं, वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बोल रहा हूं। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मैं इंक्रीज आईसीपी बोलूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी जो कि मैंने आपको समझा दी है, आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में, जो हमारे पास में फॉर्मूला दिया गया था, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। किसको बोलेंगे, जब हमारे पास में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो 10, 20 to 25 mmHg से अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 25 mmHg से ज्यादा हो जाता है, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर या इंक्रीज आईसीपी। इसके लिए मोनेरो काइली डेकोरेटिन दिया था, इन्होंने 3 कंपोनेंट दिए थे, ब्लड, ब्रेन एंड सीएसएफ, और ये पूरी चीज जो है वो डिनोट करती है हमारे पास में क्रेनियम को, ठीक है। एंड इन्होंने ये चीज दी थी, अच्छे तरीके से ध्यान रखना, टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो है, यानी कि इन तीनों को मिला के अगर मैं 100% दूं तो ये 100% कांस्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास में सीएसएफ में कोई दिक्कत आएगी तो ब्रेन और ब्लड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर ब्रेन में इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड और सीएसएफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर कंपनसेट करते हैं तब तक ठीक है, अगर कंपनसेट नहीं कर जाते हैं तो फिर हमारे पास में प्रॉब्लम आ जाएगी, इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है। अब 1 by 1 करके पढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास में कोजेज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो अब तक आपके माइंड में था कि सिर्फ सीएसएफ के बढ़ने से ही आईसीपी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो, कोजेज ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी के क्या क्या कोजेज हो सकते हैं उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले कोजेज हो गया दोस्तों ट्रोमा। मान के चलिए ट्रोमा हो गया जिसकी वजह से हेड इंजरी हो गया, हेमेटोमा हो गया, चाहे वो एपिड्यूरल हो सकता है, चाहे सबड्यूरल हो सकता है, चाहे इंट्रासेरिब्रल हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ रखी है, कौन सा एपिड्यूरल होता है, कौन सा सबड्यूरल होता है, कौन सा जो है वो इंट्रासेरिब्रल होता है। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो सबसे पहले ये जैसे हमारे पास में जो है वो पूरी स्ट्रक्चर आ गई, सबसे ऊपर वाली जो है वो ये हो गया हमारे पास में क्रेनियम, यानी कि ये आ गए हमारे पास में बोन, ठीक है। उसके बाद में जो है हमारे पास में 3 जो है वो मैटर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ड्यूरा मैटर, एक होता है पाया मैटर और एक होता है आर्चिनोइड मैटर। ये 3 प्रकार के मैटर हैं। याद रखने का तरीका, जो सबसे ब्रेन के नजदीक है, यहाँ पे ब्रेन टिश्यू आ गए, ठीक है, ये ब्रेन टिश्यू आ गए दोस्तों, ब्रेन के सबसे नजदीक है, इसको हम कहते हैं पाया मैटर, पाया मतलब पास, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड वाला आ गया, ये आ गया दैट इज कॉल्ड सब एरिचिनोइड मैटर, ये हो गया हमारे पास में सब एरिचिनोइड मैटर। और जो सबसे दूर है ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ये तीनों चीज है, हालांकि बहुत डिटेल से मैंने बता रखा है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूं। अब देखिए, ये जो हमारे पास में ऊपर ही ऊपर वाला है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। उसके बाद में जो है वो ड्यूरामेटर आ गया, ड्यूरामेटर से जस्ट नीचे आ गया हमारे पास में सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद सब एरिचिनोइड स्पेस आ गया, सब एरिचिनोइड के बाद में नीचे आ गया हमारे पास में सब एरिचिनोइड स्पेस, जिसके अंदर सीएसएफ जो है वो
सर्कुलेट होता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट आ गया पायामेटर। तो ये लेयर ऑलरेडी जो है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लंबर पंचर के अंदर पढ़ा रखी है, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कोई भी ट्रोमा हो जाए, ठीक है, ट्रोमा कैसे है, जैसे हेड इंजरी हो जाए, हेमेटोमा हो जाए, चाहे वो एपिड्यूरल हो सकता है, चाहे सबड्यूरल हो सकता है, चाहे इंट्रासेरेब्रल हो सकता है, उसमें हमारे पास में आईसीपी जो है वो इंक्रीज हो सकता है। सेकंड चीज आ गई हमारे पास में सेरिब्रल एडिमा, ठीक है। सेरिब्रल एडिमा हो जाए, अब वो सेरिब्रल एडिमा क्यों हो जाए दोस्तों, किसी भी ब्लीडिंग की वजह से, स्ट्रोक हो जाए, स्ट्रोक आपको पता ही है सीवीए जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सीवीए जो है वो बेसिकली ब्लीडिंग हेमाटोमा की वजह से होता है। तो या तो स्ट्रोक हो जाए, या इन्फेक्शन हो जाए, या हाइपोक्सिया हो जाए, या लीवर फेलियर हो जाए। लीवर फेलियर हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, हमारे पास में प्रोटीन का जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, एंड देन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का पूरा खेला भी जो है वो मैंने एडिमा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि ऑनकोटिक प्रेशर किस तरीके से काम करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो किस तरीके से काम करता है, वहां पे मैंने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो सेरिब्रल एडिमा हो जाए, सेरिब्रल एडिमा क्यों हो जाएगा, स्ट्रोक की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, या लीवर फेलियर की वजह से सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा। सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा तो भी आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्पेस ऑक्यूपाई लीजन्स, यानी कि स्पेस तो है ही नहीं, अब जो थोड़ा बहुत है हमारे पास में उसको भी कोई दूसरी चीज ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे कि ट्यूमर हो जाए, कोई एब्सिस हो जाए, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए। अब जगह तो कांस्टेंट है हमारे पास में, ये तो फॉर्मूला है कि क्रेनियम के अंदर जगह जो है वो फिक्स है। अब उसके अंदर ट्यूमर हो रहा है, कोई भी एब्सिस हो रहा है, अब वो कहां जाएगा, अब वो कहीं नहीं जाएगा, तो वो दबाव डालेगा, दबाव डालेगा। तो अगर मान के चलिए सीएसएफ कम हो रहा है या ब्लड कम हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कम होगा तो फिर इंक्रीज आईसीपी हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड चीज होगी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लीजन्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सीएसएफ फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि सीएसएफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या तो वो सीक्रेशंस ज्यादा हो जाए, या इसका एब्जॉर्वेशन कम हो जाए, या कहीं पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जस्ट लाइक दैट हाइपोथैलेमस हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए, ब्रेन की मेनिंजेज है, ठीक है, जिसमें राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल ये चीज होती है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो वहां पे सीएसएफ का फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से इंक्रीज आईसीपी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। जैसे मान के चलिए हाइपर कैप्निया हो गया या हाइपोक्सिया, दोनों कंडीशन में हमारे पास में हाइपर कैप्निया हो गया, हाइपर कैप्निया हो गया मतलब हमारे पास में इंक्रीज CO2 लेवल, ब्लड के अंदर जो है वो CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कैप्निया, ठीक है। और हाइपोक्सीमिया होता है, ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में O2 जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, ब्लड के अंदर O2 डिक्रीज हो जाती है। देखो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन डिक्रीज होता है उसको कहते हैं हाइपोक्सी, ठीक है, देखिए। लेकिन अगर मिया वर्ड आ जाए ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, एक होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो गया टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी, और हाइपोक्सीमिया हो गया हमारे पास में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो या तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ब्लड के अंदर CO2 लेवल इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास में ब्लड ज्यादा से ज्यादा ब्रेन के अंदर भेजा जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा ब्लड ब्रेन के अंदर भेजा जाएगा जिसकी वजह से इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है, और इंक्रीज आईसीपी के चांसेस हो सकते हैं। तो बताइए किसी चीज को रटने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। आई थिंक सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास में शुरू वाली चीजें क्लियर है, ठीक है, जो हमने मोनेरो कैलोरी जो है वो फॉर्मूला देखा, बाकी अच्छे तरीके से इसका इंट्रोडक्शन देखा, तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई। ब्रेन टिश्यू बढ़ जाए तो आईसीपी हो सकता है, सीएसएफ बढ़ जाए तो आईसीपी हो सकता है, अगर उसके अंदर ब्लड सप्लाई है तो आईसीपी हो सकता है, ब्रेन टिश्यू के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए तो उसके अंदर आईसीपी हो सकता है। तो ये सारे कोजेज जो है वो हमारे पास में इंक्रीज आईसीपी को करते हैं या इंक्रीज आईसीपी को जो है वो डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंक्रीज आईसीपी। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है इंक्रीज आईसीपी की? तो दोस्तों इंक्रीज आईसीपी की पैथोफिजियोलॉजी वही है जो हमने अब तक समझा रखी है। अब उसमें देखो उसको हम सिस्टमेटिकली ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है राइज आईसीपी, सबसे पहले क्या होता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
किसी भी वजह से हो, ब्रेन टिश्यू की वजह से हो, एडिमा की वजह से हो, सेरिब्रल ब्लड फ्लो की वजह से हो, सीएसएफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से, किसी भी कारणवश, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी कारणवश जो है वो हमारे पास में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, सीपीपी। ठीक है भाई, आईसीपी इंक्रीज होगा, वहां पे जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है तो जो बाकी चीजें जो सर्कुलेट हो रहे हैं, जो परफ्यूजन हो रहा है, उसका वजह से क्या होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर को भी मैंने जो है वो आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम कैसे लेंगे, याद आया होगा, तो वही हमारे पास में डायस्टोलिक बीपी प्लस 2/3 देन सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बीपी वो वाला, या फिर वही हमारे पास में दैट इज का डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 बाई पल्स प्रेशर, वही फॉर्मूला याद आ गया। उसको डिटेल से नहीं बताएंगे, पूरी मैंने 1 घंटे क्लास जो हो मीन आर्टेरियल प्रेशर पे ली है। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो हमारे पास में, मीन आर्टेरियल प्रेशर में अगर हम आईसीपी निकाल दें, ठीक है, तो वो बचता हमारे पास में सीपीपी, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो बचता है। अगर हमारे पास में, अब देखो आईसीपी अगर इंक्रीज हुआ, आईसीपी इंक्रीज हो गया तो ब्रेन इसी में हो जाएगा, क्योंकि बाकी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई जाएगी तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में न्यूरल इंजरी हो जाता है। न्यूरल इंजरी होगा, हर्निएशन होगा, हर्निएशन मतलब कि वो ब्रेन टिश्यू अपनी जगह से हट जाते हैं। हर्निया का बेसिकली मीनिंग यही होता है। ठीक है, हर्निया का बेसिकली मीनिंग होता है हमारे पास में कि ब्रेन टिश्यू जो है वो अपनी जगह से हट जाते हैं। अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो हर्निया हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंक्रीज आईसीपी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स ऑफ राइज आईसीपी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, राइज हो चुका है, तो यहां पे देखो बहुत अच्छी है, राइज बोला बार बार इंक्रीज की जगह, तो मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर हमारे पास में आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर राइज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो उसमें हमारे पास में कौन कौन से फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अर्ली साइन देखेंगे, देन उसके बाद लेट साइन देखेंगे। साइन से बहुत सारे क्वेश्चन जो हो पूछे जाते हैं, ये चीज याद रखना। अर्ली साइन को बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है दोस्तों कि हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी इंक्रीज होता है तो हेडेक जो है वो हमारे पास में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो हेडेक जो है वो हमारे पास में स्टार्ट होने की वजह से जो है वो भी कब होगा दोस्तों, मॉर्निंग के टाइम पे होगा। अब जो हेडेक हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है हमारे पास में दोस्तों अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सेकेंड आ जाता है हमारे पास में नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, और नोजिया एंड वोमिटिंग जो है वो हमारे पास में, वोमिटिंग भी कौन सी होगी दोस्तों, प्रोजेक्टाइल टाइप की होगी। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कौन सी होती है, फोर्सफुली होती है। ठीक है ना, सडनली, जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस में मैंने आपको बताया था, पाइलोरिक स्टेनोसिस भी जो है वो हमारे पास में बुलेट सीरीज के अंदर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर हर चीज के लिए ये बोल रहे हैं कि ये बुलेट सीरीज में हो चुका है। तो दोस्तों अब तक हमने 255 क्लास हमारी चल रही है, तो 254 क्लासों में हमने कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी कारण बोलता हूं, और जो चीज हुई है उसी को हम बोलते हैं, जो चीज नहीं हुई है उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो नोजिया एंड वोमिटिंग हमें देखने को मिलेगी, और वोमिटिंग भी कौन सी मिलेगी दोस्तों, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मिलेगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेप्लिडियमा होगा। पेप्लिडियमा इन द सेंस ऑप्टिक डिस्क पे जो है वो हमारे पास में स्वेलिंग हो जाएगी। काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड पेप्लिडियमा जो है वो किस में देखने को मिलता है, तो दोस्तों पेप्लिडियमा जो है वो इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये पेप्लिडियमा क्या होता है, तो दोस्तों आई की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये हमारे पास में जो है वो आई है, ठीक है ना, ये जैसे हमारे पास में आई है, और आई में जो है वो हमारे पास में एक अंदर वाली जो है वो लेयर होती है रेटिना। ठीक है, और रेटिना पे एक जगह होती है जहां पे ब्लड वेसल्स इन और आउट होती है, तो जहां पे हमारे पास में ब्लड वेसल्स इन और आउट होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों ऑप्टिक डिस्क। क्या कहेंगे दोस्तों, ऑप्टिक डिस्क। और ये जो है उसको ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क के नाम से जानते हैं, जहां पे ब्लड वेसल्स नर्व एंड और बाहर या निकलती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में नॉर्मल है, ये ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल है, ये हमारे पास में जो है मसल्स है, और इसके चारों तरफ जो है वो नॉर्मली है। अब इसमें क्या होगा
ठीक है, इंक्रीज आईसीपी में ये जो सीएसएफ है, ठीक है, ये चारों तरफ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। यहाँ पे जो है वो चारों तरफ इस ऑप्टिक डिस्क के जो है वो चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है और इस ऑप्टिक डिस्क की जो है वो स्वेलिंग कर देता है, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पेप्लिडियोमा। क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में जो है वो कंफ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास में कुछ अर्ली साइंस हैं जो कि इंक्रीज आईसीपी में या राइज आईसीपी में देखने को मिलते हैं। हेडेक मिलेगा, हेडेक भी मॉर्निंग के टाइम पे। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग जो है वो प्रोजेक्टाइल टाइप की होगी। पेप्लिडियोमा होगा, यानी कि ऑप्टिक डिस्क पे जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी। एंड अल्टर्ड मेंटल जो है वो स्टेटस होगा, कंफ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता हमारे पास में लेट साइन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लेट साइन, और लेट साइन में जो है वो हमारे पास में था कशिंग ट्राइड्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कशिंग ट्राइड्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, या एक दो बार जैसे मैं आपको कहूं कि एग्जाम में पूछा कशिंग ट्राइड्स इंक्लूडेड, तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, 3 तो जो है वो दे देंगे कशिंग ट्राइड्स में, यानी कि ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। क्या क्या चीजें? हाइपरटेंशन होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है और इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये 3 चीजें तो जो है वो हमारे पास में मिलके जो है वो क्या बनाती है? कशिंग ट्राइड्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कशिंग ट्राइड्स कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है। तो दोस्तों कशिंग ट्राइड्स जो है वो हमारे पास में इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कशिंग ट्राइड्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है या एक्सक्लूडेड, तो हाइपरटेंशन दे दिया, ब्रेडिकार्डिया दे दिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन दे दिया और लास्ट में दे दिया दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। तो कौन सी एक्सक्लूडेड है? टेकिकार्डिया नहीं होता है। तो तीनों चीजों को ध्यान में रखना। कशिंग ट्राइड्स में क्या क्या चीजें होती है? तो दोस्तों हाइपरटेंशन होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन क्यों होगा? इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी विथ वाइड पल्स प्रेशर। ठीक है, वाइड प्रेशर और इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी आपको अच्छी तरीके से पता है, इतना जो है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हाइपरटेंशन में देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन इन द सेंस कि बीपी जो है वो हमारे पास में 140/90 mmHg से जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया होता है हार्ट रेट जो है हमारे पास में लेस देन 60 बीट्स पर मिनट से जो है वो कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया होता है हमारे पास में हार्ट रेट जो है वो 100 से ज्यादा हो जाए। और इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा। इरेगुलर रेस्पिरेशन में जैसे आ गया हमारे पास में चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ठीक है, चाइन स्ट्रोक और एपनिया, यानी कि कई बार जो है वो ब्रीदिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और कई बार जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, म्यूट टाइप से हो जाएगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा। तो ये तीनों चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है किसके अंदर दोस्तों? इंक्रीज आईसीपी के अंदर, या हम कहें राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में देखने को मिलती है। और ये तीनों चीजों को मिला के जो है वो हम क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड कशिंग ट्राइड्स जो है वो बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या क्या चीजें होती है? प्यूपिलरी चेंजेज होता है, पुपिल में जो है वो चेंजेज होता है। पुपिल जो है वो हमारे पास में अनइक्वल होती है या डायलेटेड देखने को मिलेगी या नॉन रिएक्टिव देखने को मिलेगी। भाई आइज के अंदर जो है वो हमारे पास में पुपिल होती है, सामने की तरफ आपको जो ये ब्लैक कलर का वाला दिख रहा है वो पुपिल होती है। आपने भी देखा होगा जब पेशेंट अनकॉन्शियस आता है तो सबसे पहले हम पुपिल को जो है वो टॉर्च से देखते हैं। ठीक है, तो पुपिल जो है वो हमारे पास में पुपिलरी चेंजेज मिलेगा। क्या होगा? अनइक्वल होगी। अनइक्वल इन द सेंस जैसे मान लो इस आंख की जो है वो पुपिल बड़ी हुई है, इस आंख की जो है वो कंस्ट्रिक्ट है। ठीक है, या इसकी कंस्ट्रिक्ट है, इसकी बड़ी हुई है। अनइक्वल जो है वो हमारे पास में जो है वो पुपिलरी चेंजेस मिलेगा। या फिर डायलेटेड मिलेगी। अब आपको पता है डायलेटेड पीपल कब होती है? जब पेशेंट एक्सपायर कर जाता है तब होती है। तो डायलेटेड या नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव इन द सेंस जब भी आप उस पर टॉर्च या जो है वो लाइट डालोगे तो उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज का डिकोर्टिकेटेड एंड डिसेरिब्रेटेड पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्लाइंट आ गया, अगर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर इंक्रीज है तो या फिर क्लाइंट में जो है वो डिकोर्टिकेट की पोजीशन मिलेगी या डिसेरिब्रेट की पोजीशन मिलेगी। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा जाता है कि डिकोर्टिकेट की पोजीशन कौन सी होती है, डिसेरिब्रेट की पोजीशन कौन सी होती है। तो दोस्तों डिकोर्टिकेशन में जो है हमारे पास में इस तरीके की पोजीशन होती है। क्लाइंट जो है वो हाथ इस तरीके से मोड़ा हुआ मिलता है और डिसेरिब्रेट में जो है हमारे पास में फैला हुआ मिलता है। अभी इमेज के द्वारा दोनों चीज बता देते हैं। ये देखिए पहली जो पोजीशन है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिकोर्टिकेट पोजीशनिंग। कौन सी है दोस्तों? डिकोर्टिकेटेड पोजीशनिंग है।
ठीक है। इसके अंदर आपको पता ही है कि एक जो है वो हमारे पास में एक्सटेंडेड मिलेगी प्लस रिजिड मिलेगी, ठीक है। और जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ टोज की तरफ देखने को मिलेगा। आर्म जो है वो हमारे पास में बेंट मिलेगी बॉडी के साइड में, ठीक है। एंड रिस्ट जो है हमारे पास में कर्व्ड मिलेगी। एंड डिसेरेब्रेट पोजीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, डिसेरेब्रेट पोजीशन में जो है वो हमारे पास में टोज वगैरह तो वैसे के वैसे मिलेंगे, एग और टोज तो जो है वैसे के वैसे मिलेंगे, लेकिन हमारे पास में जो रिस्ट है, ठीक है, वो हमारे पास में फ्लेक्स्ड मिलेगी और कर्व्ड फिंगर मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। दोनों इमेज को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इमेज से रिलेटेड भी जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा है। डीकोर्टिकेट पोजीशन कौन सी होती है और डिसेरेब्रेट पोजीशन कौन सी होती है। इंक्रीज आईसीपी में दोनों देखने को जो है वो मिल जाती है, ठीक है। और लेट साइन में लास्ट आता है सीजर्स एंड कोमा भी जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ सिम्टम्स थे जो कि राइज आईसीपी में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। एक कैटेगरी डिवाइड की है हमने दोस्तों दैट इज कॉल्ड अर्ली साइन, और एक कैटेगरी डिवाइड की है हमने लेट साइन। अर्ली साइन में आपको पता ही है कि मॉर्निंग के टाइम पे जो है वो हेडेक होगा, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा, देन ऑप्टिक डिस्क पे जो है वो हमारे पास में स्वेलिंग होगी, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो प्यूपिल या हम कहें कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, ठीक है। लेट साइन में हमारे पास में कशिंग ट्राइड्स जो है वो देखने को मिलेगा। कशिंग ट्राइड्स में जो है हमारे पास में हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड पेपुलरी चेंजेज में हमारे पास में अनइक्वल डायलेटेड एंड नॉन रिएक्टिव जो है वो पुपिल देखने को मिलेगी। डिकोर्टिकेटेड एंड डिसेरेब्रेट पोजीशन देखने को मिलेगी। सीजर्स एंड कोमा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो अगर किसी पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी होता है तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डायग्नोसिस की, कि कैसे पता लगाओगे कि इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में इंक्रीज आईसीपी है। डायग्नोसिस से कैसे पता लगाओगे, इस चीज को हम ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, जीसीएस देखेंगे, ग्लासको कोमा स्केल देखेंगे, पुपिल का रिफ्लेक्स देखेंगे कि पुपिल का रिफ्लेक्स किस तरीके से है, बिल्कुल करेक्ट है, अनइक्वल है या नॉन रिएक्टिव है, वो सारी चीजें। एंड रिफ्लेक्सेस देखेंगे, रिफ्लेक्सेस में कोरोनल रिफ्लेक्सेस है, प्लेटर रिफ्लेक्सेस है, वो सारी चीजें देखेंगे। ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में जीसीएस की क्लास हो चुकी है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस की क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में दैट इज कार्ड वो हम करेंगे आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस करेंगे। और आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ आईसीयू में हो सकता है, आप वैसे फिजिकली ओपीडी बेसिस पे जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस करेंगे, उसके लिए एडमिट ही होना पड़ता है, आईसीयू में रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हम आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर हम मेजर करेंगे। अब वो मेजर किस तरीके से करेंगे, उसके लिए जो हमारे पास में दो मेथड्स है। एक आता है हमारे पास में इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, और ये हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर। अब इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर में जो है वो क्या करते हैं कि सीधा जो है वो हमारे पास में जहां सीएस होता है वहीं पे कैथेटर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर मेजर कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये जो है हम डायरेक्ट कैथेटर जो है वो मेजर करते हैं। इमेज मैंने नहीं लिए, चलो कोई नहीं, मैं ले लेता हूँ। इमेज भी मेरे पास में रखी हुई थी, दैट इज कार्ड मिल जाएगा हमारे पास में। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा हूँ, ये देखिए वेंट्रिकल के अंदर डायरेक्ट जो है वो कैथेटर इंसर्ट किया गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर। मतलब डायरेक्ट जो है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं, देन उसके बाद मेजर करते हैं कि आईसीपी कितना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है सब ड्यूरल और एपीड्यूरल सेंसर, ठीक है। लेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन का पार्ट करें, ये हमारे पास में बोन आ गई, जैसे हम अंदर से जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये ब्रेन वाला पार्ट आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास में ये लेयर आ गई दैट इज कॉल्ड ड्यूरामेटर, ये आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एरिचिनोइड मैटर, और ये आ गया हमारे पास में पायामेटर, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पायामेटर। ये हो गया हमारे पास में सब एरिचिनोइड मैटर, और ये हो गया हमारे पास में ड्यूरामेटर, और ये हो गया हमारे पास में ब्रेन टिश्यू। यहाँ पे जो है वो ब्रेन टिश्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो ये तो होगी बोन,
ठीक है, बोन के ऊपर ये जो स्पेस बच गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एपिड्यूरल। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, इसके बाद ड्यूरामीटर आ गया। इसके बाद ये जो स्पेस बचा इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। क्या कहेंगे, सबड्यूरल स्पेस। ये हो गया हमारे पास में सबड्यूरल स्पेस। उसके बाद में ये सब एरिचिनोइड स्पेस आ गया। सब एरिचिनोइड स्पेस के बाद में ये जो स्पेस बचा इसको हम कहते हैं सब एरिचिनोइड स्पेस, जिसके अंदर CSF जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। तो एक तो हम क्या करते हैं, कैथेटर जो है वो सीधा का सीधा जो है वो कहां डालते हैं दोस्तों, यहां वेंट्रिकल में डालते हैं और मेजर कर लेते हैं। सेकंड, सबड्यूरल या एपिड्यूरल सेंसर, इस पे या इस पे जो है वो हम सेंसर लगाते हैं इन दोनों पे, और फिर जो है वो हम मेजर करते हैं। तो ये और ये दोनों प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में आईसीयू में ही होंगे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास में डायग्नोसिस में। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो है वो आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस करेंगे। आईसीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस में हमारे पास में दो आ गई, दैट इज कॉल्ड इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर करेंगे एंड सब ड्यूरल जो है वो, और सब ड्यूरल एपिड्यूरल सेंसर कैथेटर जो है वो करेंगे। लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड इमेजिंग। इमेजिंग में हम सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आईसीपी जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, कोई ट्यूमर तो नहीं हो रहा, इन सब चीजों को जो है वो मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास में हो गया दोस्तों डायग्नोसिस। अब बात कर लेते हैं हम मैनेजमेंट की। ठीक है, किस तरीके से जो है वो हम इस इंक्रीज आईसीपी को या राइज आईसीपी को हम जो है वो मैनेज करेंगे। तो गोल क्या होगा दोस्तों, गोल है हमारे पास में कि आईसीपी को जो है वो हमें मेंटेन करना है, और उसको जो है वो हमारे पास में आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को 20 mm Hg से जो है वो नीचे लेके आना है, एंड सीपीपी सेरेब्रल परफ्यूजन जो है वो प्रेशर है उसको हमें जो है वो 60 mm Hg से ऊपर लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनरल मेजर्स को ले लेते हैं, मतलब नॉर्मली हम क्या करेंगे बिना कोई मेडिकेशन के क्या क्या हम कर सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हेड एलिवेशन करेंगे, और हेड एलिवेशन में जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एलिवेटेड करते हैं ताकि फैसिलिटेड वीनस ड्रेनेज। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीपी वाले को कौन सी पोजीशन देंगे। तो दोस्तों आईसीपी वाले को जो है वो हम सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, या हम कहें कि बिल्कुल हेड को जो है वो हम 30 डिग्री एलिवेटेड रखते हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड हम क्या करेंगे दोस्तों, मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन करेंगे, जिसमें हम PaO2 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, नॉट इंक्रीज, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि या तो लगभग जो है वो हम 100 mm Hg जो है वो करते हैं, क्योंकि PaO2 जो है वो हमारे पास में नॉर्मल जो है वो 80 to 100 mm Hg जो है वो होता है। ठीक है, तो इसको 100 तक लेके जाएंगे। अच्छा, PaO2 SpO2 में कंफ्यूजन मत होना, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास में 96 से लेके 100% में होता है। जो हम नॉर्मली चेक करते हैं वो SpO2 होता है। तो दोनों में जो है वो कंफ्यूजन मत होना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, अवॉइड हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, कफिंग एंड स्ट्रेनिंग। ठीक है, आपको पता है हाइपोक्सिया कंडीशन में भी जो है वो हमारे पास में आईसीपी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आईसीपी और बढ़ेगा। ठीक है, हाइपर कैप्निया होगा तो भी ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ेगा, देन उसका कफिंग में ऑलरेडी प्रेशर लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आईसीपी होता है, तो इन सब चीजों से हमें बचाना है। देन उसके बाद फ्लूइड बैलेंस रखना है। फ्लूइड बैलेंस कैसे, कि अगर एक्सेसिव फ्लूइड दोगे तो सीधा सीधा वो ब्लड में भी जाएगा। ठीक है, ब्लड में इन द सेंस ब्लड में जाएगा तो फिर आईसीपी इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अवॉइड हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड कभी भी नहीं देते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया था एडिमा की कंडीशन में। ऑलरेडी मैंने एडिमा की जब क्लास ली थी वहां पे भी बताया था, यहां पे भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब एडिमा होता है तो उसकी कंडीशन में हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, हाइपोटोनिक नहीं देते। हाइपोटोनिक से एडिमा और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेडेशन एंड एनाल्जेसिया। ठीक है, सेडेशन एंड एनाल्जेसिया देते हैं ताकि रिड्यूस जो है वो एजिटेशन एंड मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो डिक्रीज हो सके। तो ये कुछ हमारे पास में जनरल मेजर्स है जो हम करते हैं। क्या क्या करते हैं दोस्तों, हेड को एलिवेटेड करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयरवे मेंटेनेंस एंड ऑक्सीजन करते हैं। देन उसके बाद हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया इसको अवॉइड करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को रखते हैं, सेडेशन एंड एनाल्जेसिया जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट इन द सेंस कि मेडिसिन से हम जो है वो उसको कैसे ट्रीट
कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन से हमारे पास में ओस्मोटिक डाययूरेटिक देते हैं। ऑलरेडी मैंने डाययूरेटिक की क्लास ले रखी है दोस्तों, तो उसमें हमारे पास में दोस्तों मैंने लूप डाययूरेटिक हो गया, देन पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स हो गया, देन ओस्मोटिक डाययूरेटिक्स हो गया। तो ओस्मोटिक डाययूरेटिक जो है वो हमारे पास में आईसीपी में देते हैं। ठीक है, इंक्रीज आईसीपी में देते हैं, या फिर इसका दूसरा टर्म हो गया सेरिब्रल एडिमा में हम देते हैं। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा के अंदर जो है वो हम इसको देते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया मैनिटोल। आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि जब भी आईसीपी इंक्रीज हो जाता है तो हम उसमें मैनिटोल देते हैं। तो ओस्मोटिक डाययूरेटिक देते हैं, ओस्मोटिक डाययूरेटिक में आ गया मैनिटोल आईवी देते हैं टू रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा, वही चीज जो मैंने आपको बताई है। सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए हम मैनिटोल देते हैं। देन उसके बाद हाइपरटोनिक सैलाइन, हाइपरटोनिक सैलाइन हम देंगे तो एडिमा रिड्यूस होगा, हाइपोटोनिक सैलाइन देंगे तो एडिमा जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव टू मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल अगर अवेलेबल नहीं है तो मैनिटोल के बाद हम हाइपरटोनिक सैलाइन दे सकते हैं। हाइपरटोनिक सैलाइन कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारे पास में D10 हो गया, D25 हो गया, ठीक है, ये सब के सब जो है वो हाइपरटोनिक होते हैं। देन उसके बाद लूप डाययूरेटिक दे सकते हैं। लूप डाययूरेटिक क्या देंगे, ठीक है, हालांकि लूप डाययूरेटिक डायरेक्ट सेरिब्रल एडिमा को जो है वो ठीक नहीं करता है, लेकिन जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड है, जैसे ब्लड के अंदर जो बहुत ज्यादा जो है वो वॉल्यूम है, तो उसको तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रूसामाइड जो है वो हम देते हैं समटाइम्स विथ मैनिटोल, मैनिटोल के साथ में भी दे सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम डेक्सामेथाजोन देते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है, इन सब को करते हैं, लेकिन इसको ट्रोमा एंड एडिमा की कंडीशन में नहीं दे सकते। ठीक है, एंड एंटी कन्वल्जेंट देते हैं। क्यों देते हैं एंटी कन्वल्जेंट, क्योंकि दोस्तों अगर आपने आईसीपी को ट्रीट नहीं किया तो सीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो फिनिटोइन या लिवोसिट्रिम जो है वो देते हैं सीजर्स को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, और एंटीपायरेटिक या कूलिंग ड्रग्स देते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर फीवर होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज आईसीपी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने जनरल मैनेजमेंट पढ़ी थी, जिसमें हम नॉर्मली हम सारा काम करते हैं, जैसे पोजीशन दे दी, देन उसके बाद ऑक्सीजनेशन कर दिया, वो सारी चीजें। देन मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीजें देते हैं, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक देते हैं जैसे मैनिटोल, देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, लूप डाययूरेटिक देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, एंटी कन्वल्जेंट देते हैं, और एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। अब बात आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन भी मस्ट है। क्यों, क्योंकि अगर आप वेंटिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो पेशेंट जो है वो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा, क्योंकि ये तो मेन चीज है। तो वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं इफ नीडेड। ठीक है, या उसके लिए तैयार रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा आईसीपी है तो वेंटिलेटर जो है वो एक्टिव मोड में रखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मेंटेन PaCO2। ठीक है, PaCO2 जो है वो 30 to 35 mmHg रखते हैं। नॉर्मल हमारे पास में PaCO2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 35 से 45 mmHg होती है। ठीक है, पढ़ा होगा जब मैंने आपको एसिड बेस बैलेंस बताया था, उसमें बताया था। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, PaO2 की वैल्यू जो है वो 30 to 35 mmHg रखते हैं, यानी कि उससे भी कम रखते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों टेम्परेरी जो है वो हाइपर वेंटिलेशन जो है वो, ठीक है, टेम्परेरी हम जो है वो हाइपर वेंटिलेशन होगा, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और आईसीपी जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन में तो क्या होगा, आईसीपी इंक्रीज होता है। तो हाइपो वेंटिलेशन करेंगे, हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, हाइपर वेंटिलेशन में हमारे पास में जो है वो ज्यादा हम दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है और आईसीपी जो है वो डिक्रीज होता है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड हम जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, यानी कि सर्जरी के द्वारा जो है वो आप किस तरीके से इस चीज को मेंटेन करोगे। तो इसमें हमारे पास में देखो, सर्जरी में अगर कोई ट्यूमर है तो हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कोई हेमेटोमा वो है उसको हम रिमूव करते हैं, एंड सीएसएफ है तो उसको हम निकाल सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो सीएसएफ ड्रेनेज वाया वेंट्रिकुलर कैथेटर, यानी कि वेंट्रिकुलर कैथेटर के द्वारा जो हम सीएसएफ को बाहर निकालते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास में वेंट्रिकुलर कैथेटर, यानी कि डायरेक्ट जो है वो कैथेटर जो है वेंट्रिकल में डाल रखा है और फिर सीएसएफ को जो है वो हम बाहर निकाल रहे हैं। जो एक्सेसिव सीएसएफ है या सीएसएफ की वजह से
हमारे पास में इंक्रीज आईसीपी हुआ है तो हम सीएसएफ को बाहर निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड सीएसएफ ड्रेनेज वाया वेंट्रिकुलर कैथेटर, यानी कि वेंट्रिकुलर कैथेटर के द्वारा हम सीएसएफ को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डीकंप्रेसिव क्रेनेटोमी। डीकंप्रेसिव क्रेनेटोमी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में स्कल को जो ओपन करने का जो सर्जरी है उसको हम बोलते हैं क्रेनेटोमी। डीकंप्रेसिव क्रेनेटोमी के अंदर सेंस अंदर प्रेशर ज्यादा है, भाई कोलेरो मॉनिटर जो है यही तो बताया था कि ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो क्रेनेटोमी कर देते हैं, फ्लैप हटा देते हैं ताकि फिर जो है वो हमारे पास में प्रेशर को रिलीज किया जा सके, यानी कि रिमूव ऑफ बोन फ्लैप टू रिलीव प्रेशर। ठीक है, बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये चीज तो फिक्स है तो हम फ्लैप को हटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ये जो फ्लैप है इसको यहाँ से जो है वो यहाँ से इसको हटा दिया गया ताकि अंदर जो प्रेशर, देखो ये फ्लैप को हटा दिया है तो अंदर जो प्रेशर है उसको रिलीव हम कर सकते हैं, रिलीव जो है वो हमारे पास में प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, इवोकेट ऑफ हेमेटोमा ट्यूमर एंड एब्सिस। अगर ब्रेन के अंदर कोई भी एब्सिस है, कोई भी हेमेटोमा है, कोई भी ट्यूमर है तो उसको जो है वो रिमूव करेंगे, तभी तो हमारे पास में सीएसएफ जो है वो नॉर्मल रहेगा, राइट। तो ये हम जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट में करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से जो है वो हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे इंक्रीज या राइज आईसीपी का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है फ्रीक्वेंट न्यूरो असेसमेंट, यानी कि एक फिक्स अंतराल के बाद में जो है वो न्यूरो असेसमेंट करते हैं। न्यूरो असेसमेंट में हम क्या क्या करेंगे, जीसीएस देखेंगे, ग्लासको कोमा स्केल देखेंगे, पुपिल का जो है वो हमारे पास में रिफ्लेक्सेस देखेंगे एंड वाइटल साइन जो है वो चेक करेंगे, भाई ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, ये सारी चीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, तो फ्रीक्वेंट न्यूरो असेसमेंट जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेंटेन हेड मिडलाइन, अवॉइड नेक फ्लेक्शन एंड रोटेशन। ठीक है, हेड को हम फिक्स बीच में ही रखने की, आप फ्लेक्शन रोटेशन इस तरीके से करोगे तो आईसीपी और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा हेड को मूवमेंट नहीं करते, ये रोटेशन हो गया, ये फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया, ये सारी चीज, तो ये सब चीजें नहीं करते क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो उसके बाद में जो है वो आईसीपी वैसे भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिवेंट स्ट्रेनिंग, मतलब कोई भी दबाव वाली चीजें नहीं करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूल सॉफ्टनर देंगे, अवॉइड कफोइंग करेंगे, सक्शनिंग अनलेस नीडेड। ठीक है, सक्शनिंग वगैरह वो सारी चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी प्रेशर वाली चीजें, कहीं पे भी दबाव वाली चीजें जो है वो हमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोवाइड काल्म एंड क्वाइट एनवायरमेंट, ये तो मस्ट है, बिल्कुल काल्म एंड क्वाइट एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हेजिटेशन होगा, कोई टेंशन वाली चीजें होगी तो आईसीपी और बढ़ेगा, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन आएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि फ्लूइड एक्सेसिव होगा तो सेरेब्रल एडिमा होगा। देन स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग करेंगे, बिल्कुल इनटेक आउटपुट चार्टिंग जो है वो स्ट्रिक्ट करेंगे कि जितना हम दे रहे हैं लगभग वो वापस भी निकले, अगर वो नहीं निकला तो कहीं ना कहीं एडिमा कोज कर रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फैमिली एजुकेशन एंड सपोर्ट। फैमिली को जो है वो एजुकेट करेंगे कि ये डिजीज क्या है, किस तरीके से है, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं एंड सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास में आ गए दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन की। अगर आपने राइज आईसीपी को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। भाई कोई भी डिजीज है अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशन में आएंगे। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो दोस्तों ब्रेन इस्चीमिया हो सकता है, हर्निएशन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, हर्निएशन सिंड्रोम मतलब कोई भी टिश्यू वाला पार्ट या कोई भी ब्रेन के जो पार्ट है, कोई भी लोब है, ठीक है, ब्रेन के पार्ट है, मिड ब्रेन है, सेरिब्रम है, सेरिबिलम है, वो अपनी जगह से हट जाएगा, अपनी जगह से हट के डेविएशन हो जाएगा, इसको हम कहते हैं हर्निएशन सिंड्रोम। वो अनक्लियर एंड टॉन्सिलर ये हो सकता है। देन परमानेंट न्यूरोलॉजिकल चेंजेज, ठीक है, परमानेंट जो है वो नर्व डैमेज हो सकती है, परमानेंट जैसे हाइपोथैलेमस थैलेमस है वो डैमेज हो सकता है, और फाइनली जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपने राइज आईसीपी को ट्रीट नहीं किया गया है तो ये सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारे पास में आज की क्लास का दैट इज कॉल्ड समरी। फटाफट जो है वो इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों समरी में हमारे पास में वही चीज आएगी
कि आज हमने जो है वो दोस्तों आईसीपी को पढ़ा, आईसीपी नॉर्मल कितना होता है वो सारी चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें की वजह से जो है वो आईसीपी इंक्रीज होता है, क्या क्या इटियोलॉजी है वो सारी चीज़ें देखी, देन क्लिनिकल फीचर्स हमने देखे, देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में डायग्नोस्टिक देखा एंड मैनेजमेंट देखा। फटाफट इसकी समरी कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज नॉर्मली कितना होता है दोस्तों 5 to 15 mmHg एंड कोजेज इंक्लूडेड ट्रोमा, ट्यूमर्स, एडिमा एंड सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन। एंड इंक्रीज आईसीपी कब हो सकता है दोस्तों, इंक्रीज आईसीपी ट्रोमा की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, एडिमा की वजह से हो सकता है एंड सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, देन क्लिनिकल साइन आर रेंज फ्रॉम हेडेक टू कोमा विथ किशिंग ट्राइड्स एज लेट फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बड़ी लंबी रेंज है, अर्ली साइन एंड लेट साइन, हेडेक से लेके कोमा तक है। ठीक है, हेडेक से शुरू होता है और कोमा तक जाता है। अर्ली साइन में सबसे पहले हेडेक, देन उसके बाद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, देन अल्टर्ड सेंसोरियम, देन उसके बाद जो है हमारे पास में ऑप्टिक डिस्क पे स्वेलिंग, देन कशिंग ट्राइड्स होता है, देन वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, देन उसके बाद मैनेजमेंट इंक्लूडेड हेड एलिवेशन, मैनिटोल, हाइपरटोनिक सलाइन, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, सीएसएफ ड्रेनेज एंड समटाइम्स डिकम्प्रेसिव सर्जरी। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हमारे पास में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हेड इवेल्युएशन, सर को थोड़ा ऊपर रखना, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हम रखते हैं। देन मैनिटोल देते हैं ऑस्मोटिक डायरेक्टिव के रूप में, हाइपरटोनिक सलाइन देंगे एंड कंट्रोल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन रखेंगे। सीएसएफ ड्रेनेज करने के लिए हम जो है वो डायरेक्ट कैथेटर लगा के सीएसएफ को ड्रेनेज कर सकते हैं, और कभी कभी हमें डीकम्प्रेसिव सर्जरी भी करनी पड़ती है। डीकम्प्रेसिव सर्जरी में हम क्या करते हैं, फ्लैप को हटा देते हैं ताकि प्रेशर जो है वो रिलीज हो सके। एंड लास्ट, नर्सिंग केयर फोकस ऑन एयरवे पोजिशनिंग, न्यूरो मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जो नर्सिंग केयर हम देते हैं वो किसके ऊपर फोकस रहती है दोस्तों, वो हमारे पास में एयरवे के ऊपर फोकस रहती है, पोजिशनिंग के ऊपर फोकस रहती है, न्यूरो मॉनिटरिंग के ऊपर फोकस रहती है एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन के ऊपर जो है वो फोकस रहती है। यानी कि किस तरीके से हम एयरवे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम पोजीशन के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से हम न्यूरो मस्कुलर डैमेज को रोक सकते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास में आज की क्लास दैट इज कॉल्ड इंक्रीज या राइज आईसीपी की क्लास जो है वो हमारे पास में फिनिश होती है। क्लास जरूर थोड़ी सी हमारे पास में लंबी हो चुकी है, लेकिन आई होप आपको मज़ा बड़ा आया होगा, समझ में बड़ा आया होगा। तो क्लास कैसी लगी उसके बारे में प्लीज़ 2 शब्द जरूर कहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। ऑफलाइन क्लासेज में तो हमारे पास में स्टूडेंट डायरेक्ट फेस टू फेस रहता है, इसलिए पता रहता है। ऑनलाइन क्लासेज में हमारे पास में सिर्फ आपके कमेंट ही है। तो क्लास से रिलेटेड जो भी आपके मन में है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, उसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।